हे एवरीवन, वेलकम बैक। पीएफआरडीए एक्ट हमने स्टार्ट कर लिया था, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। और हमने उसके साथ साथ कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस किया। डेफिनेशंस की बात हम लोगों ने कर ली है। कुछ डेफिनेशंस अभी भी बाकी हैं जिनको अब हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल ऑल्सो कवर के एनपीएस किस तरीके से काम करता है, हाउ डज नेशनल पेंशन सिस्टम वर्क्स। सो नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज अबाउट मेंबर। ठीक है, ये है मेंबर की डेफिनेशन। तो अब मेंबर की डेफिनेशन को देखते हैं। सेक्शन कौन सा आएगा यहाँ पे? सो द सेक्शन नंबर इज सेक्शन 2G, राइट। सेक्शन 2G सेक्शन नंबर है, इसमें हम मेंबर की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द मीनिंग ऑफ मेंबर। मेंबर का मतलब देखो क्या होता है। सो मेंबर का मतलब यहाँ है that member means a member means a member of the, किसका मेंबर है? अथॉरिटी का। member means a member of the authority and includes, मतलब जो पीएफआरडीए के जो मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स जो कि पीएफआरडीए को मैनेज करते हैं, पीएफआरडीए की जो अथॉरिटी में जो मेंबर्स आते हैं। ठीक है, पीएफआरडीए में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं, बट उन एम्प्लॉयज़ को हम मेंबर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। ये बेसिकली वो लोग हैं जो पीएफआरडीए में सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन पे जो लोग हैं, उनको हम यहाँ पे मेंबर का नाम दिया गया है। सो मेंबर मीन्स ए मेंबर ऑफ द अथॉरिटी एंड इंक्लूड्स इट्स चेयरपर्सन। ठीक है, तो चेयरपर्सन भी इसमें आ जाएंगे और चेयरपर्सन के अलावा जो बाकी लोग हैं उसको भी इसमें, जो बाकी मेंबर्स हैं उन्हें भी मेंबर की डेफिनेशन में शामिल किया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन को भी मेंबर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है ना, चेयरपर्सन को भी मेंबर की डेफिनेशन में शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे चलें, आगे बात करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली। हमने डेफिनेशन के कौन कौन से डिस्कस करी? हमने चेयरपर्सन की डेफिनेशन को देखा सेक्शन 2C में। हमने इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट देखा, राइट। हमने इंटरमीडियरी की बात करी, हमने मेंबर की बात करी। ठीक है, इसके अलावा हमने, ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ आगे बढ़ते हुए अब देखो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, वो रहेगा नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, बात करें तो अब देखो डायरेक्टली हम सेक्शन 20 पे जाएंगे। सेक्शन कौन सा? सेक्शन नंबर 20। और सेक्शन नंबर 20 में हम बात करेंगे किसकी? नेशनल पेंशन सिस्टम की। ठीक है, ये आ गया सेक्शन नंबर 20। ओके, नाउ नेशनल पेंशन सिस्टम, आपने कभी इसकी मोबाइल ऐप देखी है? आपने एनपीएस की मोबाइल ऐप भी है, हाँ, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, जस्ट आप अपना मोबाइल से मोबाइल एप्लीकेशन खोलो नेशनल पेंशन सिस्टम की, उसमें आप अपना PRAN नंबर जो होता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, वो डालो, पासवर्ड डालो एंड यू कैन लॉग इन। और लॉग इन करने के बाद आप देख सकते हो कि जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था उसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, कितना पैसा बढ़ चुका है, कितनी उसमें ग्रोथ हुई है, ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर इन्वेस्टमेंट करना है, मैं जनरली जब इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं मोबाइल ऐप के थ्रू ही इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरे फ़ोन में भी एक एनपीएस की मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू फिर मैं जो Tier 1 स्कीम है जिसमें कि टैक्स बेनिफिट मिलता है, Tier 2 जो स्कीम है, मैंने कहा था ना इसमें 2 स्कीम्स हैं। जो सेकंड नंबर स्कीम है वो, उसमें से आप पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट स्कीम है, Tier 1 जो स्कीम है, उसमें पैसा विड्रॉ करने पे कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेंगे, राइट। आगे मैं अभी इसी पॉइंट में आपको बताऊंगा कि कितना पैसा कब कब विड्रॉ कर सकते हैं। तो जो Tier 1 स्कीम होती है ना, उसी में सिर्फ टैक्स बेनिफिट मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो नेशनल पेंशन सिस्टम, हाउ डज इट वर्क्स, अभी हम उन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले देखो, जो भी एनपीएस में इन्वेस्ट करता है, हुएवर इज इन्वेस्टिंग इन एनपीएस, सो मैं यहाँ लिखूंगा एवरी
सब्सक्राइबर मतलब जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं और जिन्हें फिर एनपीएस की तरफ से यूनिट्स मिल जाती हैं। एनपीएस में इन्वेस्ट करने की वजह से उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट के बदले में इन्वेस्टमेंट के बदले में उन्हें यूनिट्स मिल जाती हैं। सब्सक्राइबर वो जिसका कि PRAN नंबर होता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जैसा कि मेरा है। मेरा भी एक PRAN नंबर है और मुझे भी एक पैन कार्ड की तरह, हाँ, जिस तरीके से पैन कार्ड होता है उसी तरीके से मुझे भी एक PRAN नंबर मिला हुआ है और वैसा ही एक कार्ड मेरे पास में है। जब मैंने अपना अकाउंट ओपन करवाया था एनपीएस का, तो उसके बाद मुझे ये कार्ड रिसीव हुआ था। दिस कार्ड एग्जैक्टली लुक्स लाइक पेन कार्ड। ये जो कार्ड होता है ना, ये पेन कार्ड की तरह दिखता है, ठीक है। इसमें भी फोटोग्राफ होती है जैसे कि पेन कार्ड में होती है, लेकिन इसमें पेन नंबर नहीं होता, इसमें परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इसमें मेंशन होता है। सो एवरी सब्सक्राइबर, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, शैल हैव एन इंडिविजुअल, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनका एक इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट। इज इट क्लियर? क्या होगा? पेंशन अकाउंट होगा अंडर द एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है। नाउ ये इसका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अगर पैसा तो हम इन्वेस्ट करते ही हैं, हम हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना पैसा हमें लगता है कि रिटायरमेंट के बाद हमें हर महीने चाहिएगा, ठीक है। लेट्स से कोई पर्सन बोलता है कि आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद जब भी वो रिटायर होगा तब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, तो बोलता है कि ठीक है, मुझे 2 लाख रुपए कम से कम क्या चाहिए, रिटायरमेंट चाहिए, कि जब मैं रिटायर हूं तो मुझे पर मंथ 2 लाख रुपए की पेंशन मिलनी चाहिए। कोई इंसान, दूसरा इंसान ये बोलता है कि नहीं 2 लाख रुपए नहीं, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। कोई बोलता है मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। सबकी अपनी अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, राइट, जितनी जिसकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पेंशन को प्लान कर सकता है और उसी के अकॉर्डिंग उसे क्या करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसे इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे, एनपीएस में पैसा डालना होगा। चाहे वो पैसा मंथली डाल दे, चाहे वो साल में 1 बार डाल दे, चाहे साल में 2 बार डाल दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो नाउ अब पैसा डाल तो दिया, लेकिन अब पॉइंट आता है कि ये पैसा कब निकाला जा सकता है, विड्रॉल्स। अब देखो, ये पैसा बेसिकली आपकी पेंशन के लिए है, इसलिए सरकार बोलती है कि टियर 1 स्कीम से आप पैसा विड्रॉ करने पर हम लिमिटेशन लगाएंगे। अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है ना, तो आप टियर 2 में इन्वेस्ट करो। अभी टियर 2 स्कीम की भी मैं बात करूंगा। मैंने कहा ना, इसमें 2 तरह की मेनली स्कीम्स आती हैं, टियर 1 स्कीम एंड टियर 2 स्कीम। टियर 2 में अगर आप पैसा डाल रहे हो, जब भी जरूरत पड़े आप उस पैसे को आराम से विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन टियर 1 बेसिकली आपका पेंशन का पैसा है, टियर 2 में टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता, इसलिए आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। और जो टियर 1 होता है उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसलिए उस पैसे को विड्रॉ करने में लिमिटेशंस है। उन्हीं लिमिटेशंस की बात करूंगा। सबसे पहले अगर विड्रॉ करना है, ठीक है, नाउ विड्रॉ करना है तो विड्रॉल नॉट एक्सीडिंग कितना, 25%, इससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। और 25% किसका, 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन, जितना पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया है, ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सब्सक्राइबर, ठीक है। तो जितना कंट्रीब्यूशन किया है उसका 25% मैक्सिमम है जो आप विड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए भी क्या है, दिस मे बी परमिटेड फ्रॉम दी, अब मैं यहां पे एक वर्ड लिखूंगा, IPA। नाउ IPA स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट। एक बार फिर बोल देता हूं मैं आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट से आप पैसा निकाल सकते हो, लेकिन साथ में लिखा हुआ है इतना पैसा अलाउड है, 25% सब्जेक्ट टू दी,
ये जो मैं आपको लाइन बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ टीयर 1 स्कीम के लिए है। सब्जेक्ट टू दी कंडीशंस, इसमें कंडीशंस हैं कि आप वो पैसा किस पर्पस के लिए निकाल रहे हो, तो उसमें पर्पस देखा जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप कितनी बार विड्रॉल कर रहे हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी को कंसीडर किया जाएगा, और इसके साथ साथ लिमिट्स को भी, लिमिट्स एज मे बी स्पेसिफाइड। इज इट क्लियर? एंड लिमिट्स एज मे बी specified by the regulations। समझना अब इस पॉइंट को, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अभी मैं विड्रॉल को थोड़ा सा और क्लियर करके आपको बता रहा हूँ। विड्रॉल नॉट एक्सीडिंग 25%। एक तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना, 25% से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते जितना आपने कंट्रीब्यूशन किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने राइट मिस्टर एक्स ने 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन किया है एनपीएस में। 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन किया है तो 10 लाख का 25% कितना हो गया? 10 लाख का 25% हो गया 2,50,000। तो 2,50,000 वो विड्रॉ कर सकता है अपने इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट से, सब्जेक्ट टू दी कंडीशंस। कंडीशंस क्या है? पर्पस क्या है? अरे शादी के लिए पैसा निकाल रहे हो, मतलब तुम्हें अपने बेटा बेटी किसी की शादी करनी है, उनके एजुकेशन के लिए पैसा निकाल रहे हो, घर खरीदना है इसके लिए पैसा निकाल रहे हो, ये हो गए पर्पस। फिर फ्रीक्वेंसी कितनी बार निकाल रहे हो, एंड लिमिट्स एज वे स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशंस। तो रेगुलेशन बनाकर जो लिमिट स्पेसिफाई कर दी जाएंगी ना, ये एक्ट में नहीं लिखा हुआ, ये बोल दिया कि ये बातें फिर हम किस में देखेंगे? PFRDA के रेगुलेशंस में देखेंगे। तो रेगुलेशंस में जो लिमिट होंगी उसके अकॉर्डिंग आप पैसा निकाल सकते हो। तो रेगुलेशंस में क्या लिखा हुआ है इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया, कुछ एडिशंस किए हैं। अब मैं कुछ बातें आपको ऐसी बताऊंगा जो आपके मॉड्यूल में मेंशन नहीं है। हाँ, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके मॉड्यूल में कवर नहीं है, बट मैं लेक्चर में कवर कर दूंगा, ठीक है ना। मतलब CMA मॉड्यूल, ठीक है। कई बार इंस्टीट्यूट क्या करता है, मॉड्यूल में कवर नहीं करता, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कवर कर लेते हैं। मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको बताया, देखो 2 तरह की स्कीम्स होती हैं, एक होती है टीयर 1 स्कीम, एक होती है टीयर 2 स्कीम। मैंने टीयर 2 स्कीम में सिर्फ एक ही बार इन्वेस्ट किया था। आप पूछोगे सर आपने बाद में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि टीयर 2 स्कीम में आप पैसा तो निकाल सकते हो जब आप चाहो, बट दी प्रॉब्लम इज़ कि ये पैसा जो है इसमें आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। सो देयर इज़ नो टैक्स बेनिफिट इन टीयर 2 स्कीम। दैट इज़ द रीज़न वाई आई डोंट इन्वेस्ट इन टीयर 2 स्कीम। टीयर 1 स्कीम में पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, बट टैक्स बेनिफिट मिलता है। जो ATC में जो 1.5 लाख रुपए का इनकम टैक्स से बेनिफिट मिलता है, उसके अलावा 50,000 रुपीज़ का एडिशनल टैक्स बेनिफिट, इनकम टैक्स में जो टैक्स बेनिफिट है वो मिल सकता है। कौन सी स्कीम में? टीयर 1 स्कीम में। तो इसलिए आई प्रेफर टू इन्वेस्ट इन टीयर 1 स्कीम ओनली। अब ये मत पूछना कि सर कितना इन्वेस्ट करते हो आप, हाँ ना। हाँ, तो देखो विड्रॉल करना है हमें टीयर 2 स्कीम से। देखो टीयर 2 स्कीम मैंने आपको पहले बता दिया कि आप जितनी बार चाहो उतनी बार पैसा निकाल लो, अनलिमिटेड विड्रॉल अलाउड। इज दैट क्लियर? अनलिमिटेड विड्रॉल ले लो, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। इज दैट क्लियर? देयर इज नो टैक्स बेनिफिट। ओके, टीयर 1 स्कीम से पैसा निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं पैसा टीयर 1 स्कीम से? ये देखो, अगर टीयर 1 स्कीम से पैसा निकालना है ना, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है, ये बातें एक्ट में नहीं लिखी हुई हैं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, एक्ट में नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल देकर आपको बता रहा हूँ, सारे जो सही एग्जाम्पल्स हैं उसके थ्रू। सो ओनली आफ्टर, बेसिकली कुछ बातें रेगुलेशंस में लिखी हुई हैं, तो आई थॉट कि मैं उन चीज़ों को लेक्चर में कवर कर लेता हूँ। ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग
पहले कंप्लीट करना होगा। कितने साल? 10 साल। सो कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 10 साल से पहले विड्रॉल अलाउड नहीं है। उसके बाद आपको 3 विड्रॉल्स कैन बी मेड। उसके बाद आप 3 विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, एंड विथ ए 5 ईयर गैप। 10 साल तक कोई विड्रॉल नहीं, 10 साल के बाद में आप कर सकते हो। विथ ए 5 ईयर गैप होगा। 5 साल का गैप किस में होगा? 5 साल का गैप होगा बिटवीन ईच पार्शल विड्रॉल। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को? अब देखो सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके रिवाइज करो। देखो सबसे पहली बात तो ये देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप 25% ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी ने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कितना विड्रॉ कर सकता है? जो लिमिट दे रखी है एक्ट में, दैट इज 25%, दैट इज 2,50,000 रुपीज़। अगर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो, अगर 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करेगा तो ऑब्वियसली ये अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे जो बोला गया है, जो कि रेगुलेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, रेगुलेशन कहती है 10 साल से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। 10 साल तक इन्वेस्ट करना होगा आपको, चाहे आपने मंथली इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे साल में एक बार किया हो, चाहे क्वार्टरली किया हो, इट डजेंट मैटर। जब आपने एनपीएस को ज्वाइन किया हो उससे आपको 10 साल तो वेट करना पड़ेगा। 10 साल आपने वेट कर लिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? 3 विड्रॉल कर सकते हो, और हर विड्रॉल पे 5 साल का गैप होगा। तो अगर मैं बात करूं इन शॉर्ट, तो एक तरीके से 25 ईयर्स हो गए। 25% पैसा निकालने के लिए भी आपको 25 ईयर्स वेट करना पड़ेगा। 25% पैसा निकालने के लिए यू हैव टू वेट फॉर 25 ईयर्स, क्योंकि पहले 10 साल में तो आप पार्शियल विड्रॉ कर ही नहीं सकते। 10 साल के बाद पार्शियल विड्रॉ करोगे तो जो ओवरऑल लिमिट दैट इज 25%। और सरकार ने ये प्रोविजन इसलिए बनाया है ताकि लोगों के पेंशन फंड में पैसा रहे, ताकि उनकी जो ओल्ड एज है वो सिक्योर रहे। ये गवर्नमेंट का पर्पस है। सो ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग 10 ईयर्स 3 विड्रॉल्स कैन बी मेड विथ ए 5 ईयर गैप बिटवीन ईच पार्शियल विड्रॉल। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? तो अब ये देखो, ठीक है, तो अब मैंने सोचा एक एग्जाम्पल डाल के यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो आई थॉट अबाउट एडिंग वन एग्जाम्पल टू इट. So let's see. If somebody is investing 5,000 per month, multiply by 10 years. एक इंसान 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करता है 10 साल तक, तो कितना अमाउंट हुआ? So the amount would be 6 lakh rupees. Is that clear? 6 लाख रुपए का अमाउंट हो गया। नाउ 6 लाख रुपए का अमाउंट हो गया। अब उसमें से ठीक है कितना पैसा वो निकाल सकता है? 5,000 रुपए अगर कोई इंसान हर मंथ इन्वेस्ट करता है तो साल का कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया? साल का उसने 60,000 इन्वेस्ट किया, 60,000 रुपीज ईच ईयर। 10 साल में 6 लाख रुपए। अब वो कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है? वो विड्रॉ कर सकता है 1.5 लाख रुपीस। 1.5 लाख कैन बी विड्रॉन। 1.5 लाख क्या हो गया? ये जो 1.5 लाख रुपीज दैट इज 25%, 25% है ये। 3 लाख 50% होता है ना। अब 1.5 लाख रुपए वो क्या कर सकता है? 1.5 लाख रुपए को विड्रॉ कर सकता है। नाउ ठीक है, अब ये जो विड्रॉल करेगा ये कब करेगा? ये जो विड्रॉल करेगा सबसे पहली बात, उसके लिए उसे 10 साल तक वेट करना पड़ेगा, आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दी मैक्सिमम लिमिट है, और साथ ही मैंने आपको ये बता दिया कि जो नेक्स्ट विड्रॉल है वो हो सकता है आफ्टर
5 years ओनली। तो 5 साल का गैप जो है वो विड्रॉल में रखना होता है, और 5 साल का गैप रखना होता है और 3 बार निकाल सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब किसी इंसान की कोई क्रिटिकल इलनेस हो, मतलब उसने 10 साल पूरा होने के बाद पैसा निकाल लिया, तो आप बोलोगे आपने 10 साल के बाद अगर पैसा निकाल लिया, नाउ यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 5 years टू विड्रॉ अगेन, यही बोलोगे ना कि आपको वेट करना पड़े अगले 5 साल। लेकिन एक बात याद रखना, जब किसी इंसान की क्रिटिकल इलनेस हो, मतलब कोई ऐसी बीमारी हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो उस केस में सरकार ने बोला दैट रूल ऑफ 5 year गैप नॉट एप्लीकेबल। सरकार ने यहाँ पे एक एग्जेम्पशन दी है और ये बोल दिया कि जो 5 साल का टाइम है इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी समझते हैं कि अगर किसी इंसान को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और वो तब पड़ रही है जब कोई क्रिटिकल इलनेस है, कोई उसे ऐसी बीमारी हो गई है जिसके लिए उसे पैसा खर्च होगा, उसे पैसों की ज़रूरत है, तो इन दैट केस हम ये बोल सकते हैं कि द गैप ऑफ द गैप ऑफ 5 years विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दैट केस। ठीक है, आगे बात समझ में, इतना तो कॉन्सेप्ट आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो ये हमने नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में देखा, कुछ पॉइंट हमने देखे हैं। अब अगले कुछ पॉइंट्स हम आपको इसमें और देखते हैं, ठीक है। सेक्शन 20 को डिस्कस कर रहा हूँ, अभी सेक्शन 20 ही चल रहा है। अगला पॉइंट यहाँ पे देखना कि इसमें क्या होता है जब एनपीएस में इंडिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने एनपीएस में इन्वेस्ट किया है, उनका नंबर्स आई थिंक करोड़्स में होगा, ठीक है। सो द फंक्शंस ऑफ, यहाँ पे एक बात देखना, द फंक्शंस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, ये जो फंक्शन होगा ना रिकॉर्ड कीपिंग का, फिर जो फंक्शन होगा अकाउंटिंग का, एंड किसका फंक्शन होगा स्विचिंग का, स्विचिंग ऑफ ऑप्शंस। ये देखो, द फंक्शंस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटिंग एंड स्विचिंग ऑफ ऑप्शंस, स्विचिंग ऑफ ऑप्शंस बाय द सब्सक्राइबर, बाय द सब्सक्राइबर shall be affected by, रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा सारे इन्वेस्टमेंट का, उनकी अकाउंटिंग कौन करेगा, और स्विचिंग ऑफ ऑप्शंस मतलब कई बार हम स्कीम्स में स्विच भी करते हैं, शैल बी इफेक्टेड बाय दी, ये जो स्कीम्स में हम स्विच करते हैं ना, इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आगे बता दूंगा, बाय दी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, ये सारा काम कौन करता है, दिस ऑल वर्क इज डन बाय द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, ठीक है। सीआरए के बारे में आगे देखेंगे हम, सीआरए की मुझे हमेशा मेल आती रहती है, मंथली बेसिस पे मेल आती है मुझे सीआरए की, और उस मेल में लिखा होता है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी की जो मेल आती है ना, उसमें लिखा होता है मैंने कितना पैसा कब इन्वेस्ट किया, क्या वैल्यू है, मेरा पीआरएन अकाउंट नंबर, मेरा नाम, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गिवन होती है। तो जो रिकॉर्ड कीपिंग का काम है पीएफआरडीए में, ये कौन करता है, ये काम करती है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जिसके बारे में हम आगे और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे इसके बारे में हम और डिस्कशन करेंगे। नाउ अब देखो, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज ही हैं, है ना। अब जैसे कि मैं बोलता हूँ फ्रैंकलिन एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड कंपनी है, रिलायंस का म्यूचुअल फंड है, ये कंपनीज काम कर रही हैं
आदित्य बिरला का एग्जाम्पल आपको दिया, रिलायंस का मैंने एग्जाम्पल दिया, बहुत अलग अलग कंपनीज है जिनके म्यूचुअल फंड्स मार्केट में अवेलेबल है। और ये अलग अलग कंपनीज क्या करती हैं, अलग अलग स्कीम्स ऑफर करती हैं। आपको डेप्ट में इन्वेस्ट करना है, आपको इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है, आपको ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करना है, इनकी अलग अलग स्कीम्स हैं। ICICI का भी म्यूचुअल फंड है, कोटक का भी है, जितने भी बैंक्स हैं वो सारे के सारे बैंक्स जो हैं वो बेसिकली म्यूचुअल फंड सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो इनके पास क्या होते हैं, एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। उसी तरीके से ना नेशनल पेंशन सिस्टम में भी अलग अलग कंपनीज हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम में आप जाकर HDFC की स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, मैंने कर रखा है HDFC की स्कीम में। मैंने ICICI और HDFC में, अगर मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी देर ये चैप्टर और पढ़ाया ना तो मैं अपनी सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके आगे रिवील कर दूंगा। खैर एनीवेज, सो मैंने आई हैव पर्सनली इन्वेस्टेड इन, मैं जब NPS में इन्वेस्ट किया तो मैंने स्कीम चूज़ करी, तो मुझे HDFC पे बहुत भरोसा है, आई हैव फुल फेथ ऑन HDFC, तो मैंने HDFC की स्कीम में इन्वेस्ट किया। फिर मैंने एक स्कीम में आई थॉट कि लेट्स इन्वेस्ट इन ICICI, जो Tier 2 वाली स्कीम है, तो मैंने ICICI में इन्वेस्ट कर दिया। HDFC और ICICI और ऐसी जो कंपनीज़ हैं उनकी इसमें एंट्री कैसे हुई उसके बारे में भी आप आगे बात करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है कि एक चॉइस होती है, देयर शैल बी ए चॉइस ऑफ मल्टीपल पेंशन फंड्स। अब पेंशन फंड्स का मतलब कंपनीज जो NPS में काम करती हैं, जैसे कि ICICI एंड HDFC, और इन कंपनीज की मल्टीपल स्कीम्स होती हैं। ये पूरी तरीके से आपकी चॉइस होती है कि आप कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो। आपको याद होगा मैंने एक Tier 1 Tier 2 स्कीम का भी एग्जाम्पल दिया था, राइट। सो देयर शैल बी ए चॉइस ऑफ मल्टीपल पेंशन फंड्स होंगे, मल्टीपल स्कीम्स होंगी, जिसमें चाहो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ provided that यहां पे मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। यहां जो सब्सक्राइबर होता है ना, यहां जो सब्सक्राइबर है, उस सब्सक्राइबर के पास shall have an option, उसके पास एक ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ये होगा कि वो अप टू 100% अपने फंड को 100% तक, अप टू 100% किसका? ऑफ हिज फंड्स, अप टू 100% ऑफ हिज फंड्स इन्वेस्ट कर सकता है। किसमें इन्वेस्ट कर सकता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? किस में इन्वेस्ट कर सकता है? 100% जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है। नाउ गवर्नमेंट में सरकार ने इन्वेस्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि गवर्नमेंट में आपको 100% तक इन्वेस्ट करने की हमने परमिशन दे रखी है, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट से मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। आई होप यू नो अबाउट दिस। एंड कोई ऐसा सब्सक्राइबर है, अब कई लोग होते हैं ना जिनको चाहिए कि मुझे मिनिमम एक एश्योर्ड रिटर्न चाहिए, मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न चाहिए कि मुझे 15% या 20% का, 15% मान लेते रिटर्न चाहिए तो चाहिए। तो अगर किसी सब्सक्राइबर को ना ऐसा एश्योर्ड रिटर्न चाहिए ना, तो उसके लिए फिर क्या होंगे? म्यूचुअल फंड की तरह यहाँ भी अलग अलग स्कीम्स होती हैं, जैसे कि डेप्ट। तो यहाँ जो सब्सक्राइबर है एंड सब्सक्राइबर इज सीकिंग, वो बोलता है कि मुझे ना कम से कम इतना पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न्स।
तो जिसको मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न्स चाहिए उसको हम मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न्स कैसे देंगे, ये देखो। तो जिसको मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न चाहिए उसके पास एक ऑप्शन होगा। ऑप्शन होगा क्या, कि आप इन्वेस्ट कर लो, इन्वेस्ट हिज फंड्स उस स्कीम में जो कि आपको इस बात की गारंटी दे। अब कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको PFRDA नहीं बताएगा, ये आपको खुद डिसाइड करना होता है। ना ही आपको सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी बताएगी कि आपको इस स्कीम में, इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपको खुद डिसाइड करना होता है, ये आपको खुद फैसला लेना होता है, ठीक है। इन सच स्कीम जहां भी आपको इन्वेस्ट करना है जो कि आपको मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न दे दे, जो आपको मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न ऑफर कर दे, ठीक है। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? इसके अलावा NPS में एक पोर्टेबिलिटी ऑप्शन भी मिलता है। पोर्टेबिलिटी ऑप्शन, आपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में सुना होगा। और ऐसा सुना क्या, हमने तो पढ़ा भी है, आपने ही पढ़ा है। हाँ, मैंने ही पढ़ा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो जब आपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पढ़ा है तो प्रोविडेंट फंड में हम पढ़ते हैं ना कि अब एक नया सिस्टम आ गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी चेंज करता है तो कंपनी चेंज करने के बाद जो उसका EPF है वो अब नई कंपनी से डायरेक्ट होगा। पहले पुरानी कंपनी से उसका EPF मिलता था, अब नई कंपनी से डायरेक्ट होगा। और कोई भी एम्प्लॉय होता है उसको अपना कितना उसका PF है वो अब ऑनलाइन जाकर चेक भी कर सकता है। पहले सिस्टम नहीं हुआ करता था PF में भी, लेकिन अब PF को गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया है। कोई पर्सन मोबाइल ऐप डाउनलोड करके चेक कर सकता है कि उसके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है या कंट्रीब्यूशन नहीं किया। तो यहाँ भी एक पोर्टेबिलिटी ऑप्शन है। एक्चुअली होता क्या था, पहले ना जो PF का पैसा होता था ना वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करवाना पड़ता था, और कई बार एम्प्लॉयज़ अपना PF क्लेम ही नहीं कर पाते थे, PF का पैसा क्लेम ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया है, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड रहता है, कोई भी एम्प्लॉय जो अपना रिकॉर्ड चेक कर सकता है, तो उस केस में लोगों का PF का पैसा अब कंपेरेटिवली ज़्यादा सिक्योर हो गया है। सो पोर्टेबिलिटी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो कि पेंशन सिस्टम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात ये है कि आपने म्यूचुअल फंड्स की वो लाइन ज़रूर सुनी होगी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग, है ना, जो पहले कुछ इस तरीके से कहा जाता था, राइट। लेकिन अब बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। या लिखा या आजकल ये भी बोलते हैं प्लीज रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आजकल ये बोलते हैं ना कि दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने एक बार माइट भी शायद ग्रेजुएशन में अपने टीचर से पूछा था, ग्रेजुएशन में या MBA में एडमिशन के टाइम में मैंने पूछा था कि सर इस लाइन का मतलब क्या है। टीवी पे ऐड आता है म्यूचुअल फंड का, ये बहुत पुरानी बात है जब मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में किसी तरह की कोई नॉलेज ही नहीं थी। तब मैंने टीचर को पूछा कि सर इस लाइन का क्या मतलब है, दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तब मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं थी। तो टीचर थे फाइनेंस के, उन्होंने कहा बैठ जा। मैंने खड़े होकर क्वेश्चन पूछा और उन्होंने मुझे बोला बैठ जा। ये मेरी बात का आंसर था। खैर एनीवेज, इस बात का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, और इस बात को मैं क्यों बता रहा हूँ वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनीज उसको फिर फर्दर इन्वेस्ट करती हैं। किसमें? म्यूचुअल फंड कंपनीज फर्दर उसको इन्वेस्ट करती हैं स्टॉक मार्केट में, कंपनीज की सिक्योरिटीज़ में, इक्विटी में, डेप्ट में।
अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ उस पैसे को इन्वेस्ट करती है। और कई बार ऐसा होता है कि जिन कंपनीज़ में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, कई बार वो कंपनीज़ बंद हो जाती हैं, कई बार उन कंपनीज़ की सिक्योरिटी या हम बोल सकते हैं कि इनका जो प्राइस द शेयर का वो बहुत गिर जाता है। एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको, एग्जाम्पल लो उन कंपनीज़ का, उन म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का जिन्होंने जेट एयरवेज़ में इन्वेस्ट किया था, या उन म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का जिन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस में इन्वेस्ट किया था। ये दोनों के दोनों एयरलाइंस बंद हो गई, जेट एयरवेज भी बंद हो गई, किंगफिशर भी बंद हो गई। तो ये जो एयरलाइंस बंद हुई, इससे लॉस किसको हुआ? इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ, हुआ कि नहीं? हाँ सर, इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ। तो इन्वेस्टर्स कौन थे? म्यूचुअल फंड थे, जिन्होंने उनकी सिक्योरिटीज़ को परचेज किया था। म्यूचुअल फंड के पास ये पैसा कहाँ से आया? तो म्यूचुअल फंड के पास ये पैसा आया इन्वेस्टर्स के थ्रू, यानी कि हमारे जैसे आम लोगों के थ्रू, जो कि म्यूचुअल फंड कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना? दोज हु इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड कंपनीज। तो इसलिए म्यूचुअल फंड कंपनीज पहले कहती हैं कि देखो, हम आपको रिटर्न की कोई गारंटी नहीं दे रहे, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा ग्रो करे और बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो करे। और कई बार म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देती हैं। या दैट्स ट्रू, कई बार म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत अच्छा रिटर्न देती हैं। कई बार 50%, 60% रिटर्न भी म्यूचुअल फंड कंपनीज ने दिए हैं। लेकिन कई बार म्यूचुअल फंड कंपनीज ऐसा नहीं कर पाती। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ भी रखी गई है। यहाँ पे ये पॉइंट क्यों रखा गया है? क्योंकि जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा भी म्यूचुअल फंड की तरह अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हेन यू इन्वेस्ट इन एनपीएस, सच फंड इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। और जब वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो फिर क्या होता है? जब वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो वो पैसा बढ़ भी सकता है और वो पैसा कम भी हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है that there shall not be any implicit or, कहने का मतलब ना तो डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके का कोई एश्योरेंस नहीं होगा। देखो, एश्योरेंस का होता है जब हम डिबेंचर खरीदते हैं, तब एक एश्योरेंस होता है कि आपको इतना % इंटरेस्ट मिलेगा। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। देयर शैल नॉट बी एनी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट एश्योरेंस ऑफ बेनिफिट्स एक्सेप्ट market based guarantee mechanism, जो नॉर्मली डेब्ट फंड से मिलता है। टू बी परचेज्ड बाय द सब्सक्राइबर। आ रही है बात समझ में? बाय द सब्सक्राइबर। सो कोई एश्योरिटी आपको नहीं मिलती है। ठीक है? सब्सक्राइबर कभी भी इससे एग्जिट नहीं कर सकता, शैल नॉट एग्जिट। ठीक है? ए सब्सक्राइबर shall not exit from the national pension system except as may be specified by the regulations. So there is no exit option. किसको नहीं मिलता? सब्सक्राइबर को। ठीक है? except as may be permitted, or I should write it specified by the
रेगुलेशंस। आ रही है मेरी बात समझ में? स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशंस। ठीक है। अगर सब्सक्राइबर फिर भी एग्जिट करता है, अगर एग्जिट करेगा तो वो क्या खरीदेगा? एग्जिट वाले केस में वो परचेज करेगा एन्युटी। ठीक है, इंश्योरेंस में इसके बारे में पढ़ते हो आप लोग। एन्युटी किससे खरीदेगा? एन्युटी खरीदेगा फ्रॉम ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ताकि अल्टीमेटली उसकी सिक्योरिटी रहे। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से उसे एन्युटी लेनी पड़ेगी। क्लियर? समझ में आया? नेशनल पेंशन सिस्टम का सेक्शन 20 क्लियर है अब आपको? डेफिनेशन सारी डिस्कस कर ली है, सेक्शन 20 भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो रहेगा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। ठीक है, तो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के बारे में बात करेंगे, सेक्शन 21 को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद मैं अगले टॉपिक को आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। राइट, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ये बात बोल दूँ कि अगला वीडियो देखने से पहले, अगला लेक्चर मेरा देखने से पहले एक बार प्लीज़ पहले के जो 2 लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज कर लो, क्योंकि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो आ सकता है ना। तो पहले 2 वीडियोस को अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद यू कैन गो टू दी थर्ड वन। राइट,